हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है हमारा एनसीईआरटी। इसी को पहला चैप्टर हमने देख लिया है 2 वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं पहले चैप्टर्स को। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये सेकंड चैप्टर का पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है आपका है वो है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत संविधान में अधिकार। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बाकी राइट्स है उसको हम देखेंगे, ऑर्डिनरी राइट्स इस चैप्टर में डिटेल में, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे बेसिकली पूरे वीडियो में, पूरे चैप्टर में। पहला है बिल ऑफ राइट्स एंड इम्पोर्टेंस। तो बिल ऑफ राइट्स क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा ऑर्डिनरी राइट्स और जो फंडामेंटल राइट्स उसके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंसेज होते हैं, ये क्या होता है ऑर्डिनरी राइट और फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो उसको हम देखेंगे। और जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में जो रखे गए हैं, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में, उसको हम देखेंगे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है। तो इसको हमने जो है वीडियो को तकरीबन इस चैप्टर को 5 पार्ट में बांटा है। तो पहले पार्ट में हम राइट टू इक्वलिटी तक देखेंगे यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 1922 और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसको हम देखेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चर एजुकेशनल राइट्स को हम देखेंगे डिटेल में। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपका कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट्स है और कैसे जुडिशरी का रोल क्या है, जुडिशरी कैसे प्रोटेक्ट करती है राइट्स को, जो डिफरेंट रिट्स आपने पढ़ा होगा उस रीड्स को हम देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम जो देखेंगे आपका वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। काफी इंपॉर्टेंट है। और DPSP और फंडामेंटल राइट्स का क्या रिलेशन है, दोनों में क्या संबंध में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इनको देखने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आगे आगे के जो वीडियो है आपको उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो पहला जो आपका बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान के द्वारा जो राइट्स प्रोटेक्टेड है उसको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। बिल हो गया एक तरह से। बिल जो आपने देखा होगा पार्लियामेंट जो कुछ एक्ट पास करती है तो एक बिल होता है, उसके बाद उसको एक्ट बनता है। तो उसी तरह से बिल ऑफ राइट्स जो क्या बेसिकली सारा फंडामेंटल राइट्स जो राइट्स है उसको लिस्ट किया जाता है, जो कि संविधान जिसको कि प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो नाम आया बेसिकली यूएसए से आया। यूएसए का फंडामेंटल, यूएसए का जो राइट्स है वहां से आया है। तो ये जो नाम है गिवन टू द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस में जो पहला 10 अमेंडमेंट हुआ था उसको बेसिकली बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है इन जनरल सेंस में। अगर आप देखें, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो बिल ऑफ राइट्स काफी अपना इम्पोर्टेंस है। जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स की बातें होती है तो, या राइट्स की बातें होती है, तो काफी अपना इम्पोर्टेंस है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का भी इम्पोर्टेंस है, हमने भी वहीं से लिया है फंडामेंटल राइट्स जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। गवर्नमेंट को एक लिमिटेशन देता है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, ये इंडिविजुअल का राइट्स है जो उनको संविधान ने ही दिया है। एंड इंश्योर्स अ रेमेडी इन केस ऑफ वायलेशन। तो अगर वायलेशन होता है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो या प्राइवेट पर्सन के द्वारा हो, उस केस में क्या रेमेडी है, रिजोल्यूशन कैसे है, उसके बारे में भी ये बताता है। बिल ऑफ राइट्स हैव प्रूवन टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट्स इन द कंटेम्पोरेरी हिस्ट्री। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। क्यों? क्योंकि भाई राइट जो है इंडिविजुअल का राइट्स, और गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेट में उसका एक लिमिटेशन क्या होना चाहिए, लाइन कहाँ होनी चाहिए, वो बिल ऑफ राइट्स बताता है। तो डिफाइन द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स मतलब ये नेचुरल राइट्स इसलिए कहा गया है कि इसमें यहाँ पे देखें नेचुरल मतलब ये राइट्स और होना चाहिए नेचुरली सिटीजन्स के पास, किसी भी लोग के पास, किसी भी पर्सन के पास होना है। humans are granted certain freedoms and liberty by God। मतलब भगवान के द्वारा, मतलब एक तरह से by God, by nature, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के पास ये राइट जरूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए। ये ऐसा नहीं, पहले जैसे क्या था कि स्टेट शुड नॉट हैव पावर टू असर्व अदरवाइज इन्फ्रिंज अपॉन दोज राइट। यानी स्टेट के पास पावर नहीं है कि उसको वायलेट कर सके, उसको हटा सके। तो ये जो पहले क्या था, जब मॉडर्न स्टेट अगर हम देखें, जो स्टेट अभी बना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, पहले क्या था कि इंडिविजुअल राइट जो थे वो वही थे राइट से जो स्टेट या मोनार्क उसको देते थे, वही इंडिविजुअल राइट्स कहलाता था। लेकिन अब क्या कंसेप्ट है कि भाई कुछ नेचुरल राइट्स है जो इंडिविजुअल एक एज ह्यूमन बीइंग आपको मिलता है, वही इसको बिल ऑफ राइट्स को कहा गया है।
फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, पार्ट 4 में हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। तो फंडामेंटल मतलब क्या? फंडामेंटल मतलब होता है कि ये राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको सेपरेटली उन्होंने लिस्ट किया है पार्ट 3 में लिस्ट किया गया है, और स्पेशल प्रोविजंस उसके लिए बनाए गए हैं कि भाई ये राइट्स जो है एकदम प्रोटेक्टेड है। इसको स्टेट भी यानी कि गवर्नमेंट भी इसको हटा नहीं सकती है, तोड़ नहीं सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड। तो सरकार इसको वायलेट नहीं करे, ये संविधान ने इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की है, जिसको हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के थ्रू हम इसको देखेंगे, और भी आगे के चैप्टर्स में हम इसको देखेंगे इस चीज को। जुडिशरी को बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं एग्जीक्यूटिव हो गया, तो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर भी आप कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो दोनों एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर में ही मिक्सअप है। तो जुडिशियरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो प्रोटेक्ट करे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से। हाउ फंडामेंटल इज नॉट एब्सोल्यूट, तो ये भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब अनलिमिटेड नहीं है, कुछ उस पर भी प्रतिबंध संविधान ने ही लगाए हैं कि भाई आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है या दूसरे किसी और का राइट्स हैम्पर नहीं होना चाहिए। मतलब आपने अपना फ्रीडम तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में दूसरे के फ्रीडम को भी आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, तो एक तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, ऑर्डिनरी राइट्स भी होता है जिसे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारे राइट्स मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के नाम से कह सकते हैं आप। इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है भाई? तो ऑर्डिनरी राइट्स अब एक तरह से आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जो एक अलग से दिया गया चैप्टर पार्ट 3 में। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो है वो भी प्रोटेक्टेड है, इन्फोर्स्ड है, लेकिन ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू। मतलब कानून, सरकार जो है, पार्लियामेंट जो इसको कानून बनाती है, उस कानून के अंतर्गत ही वो प्रोटेक्टेड है, उस कानून के दायरे में ही वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो संविधान ही उसको देता है सिटीजन को, और वही उसको प्रोटेक्ट करता है। तो एक कह सकते हैं जो प्रोटेक्टिंग अथॉरिटी है वो सीनियर अथॉरिटी है एक तरह से। मतलब कि आप समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी राइट एक नॉर्मल आदमी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो फंडामेंटल राइट्स इसको एक बड़ा आदमी प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको उसको वो देख रहा है। तो एक कह सकते हैं इसमें ज्यादा इसका वेटेज है, ज्यादा इसका वैल्यू है। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो है जनरली इम्पोज ए करस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑन अदर इंडिविजुअल एंड स्टेट इन सम केस। तो एक राइट के साथ, इस राइट के साथ ड्यूटी भी आती है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट है, कि वो जो आपका करस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी इंडिविजुअल को ऊपर देता है दूसरे इंडिविजुअल पे। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है विच एन इंडिविजुअल पोजेस अगेंस्ट द स्टेट, तो वो स्टेट के अगेंस्ट जो है एक राइट दिया गया है फंडामेंटल राइट्स अगर हम बात करें। उसके बाद ऑर्डिनरी राइट्स में भी चेंज लेजिस्लेचर के द्वारा चेंज किया जाता है ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे सिंपल अमेंडमेंट होता है आपका, सिंपल अमेंडमेंट आप कह सकते हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट जो है इस जो इन राइट्स को चेंज कर सकती है, कभी भी इसका रूपरेखा चेंज कर सकती है, इसका जो पेनल्टी अगर है वायलेशन का वो हटा सकती है, चेंज कर सकती है। तो ये सब जो है लेजिस्लेचर यानी एग्जीक्यूटिव जो है उसको आसानी से चेंज कर सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में इतना आसान नहीं है, ये भी चेंज हो सकता है, बट उसको लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी, जो कि हमारे देश में काफी उसके लिए मेजोरिटी चाहिए होता है, स्पेशल मेजोरिटी, जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, जिसके लिए 2/3 बहुमत आपको चाहिए होगा, और उससे ज्यादा भी। तो ये जो है आपका स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए बहुत जगह, जुडिशरी का भी कंसेंट चाहिए, तो उस केस में अमेंडमेंट ला पाना या हटा पाना फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को सिंपल गवर्नमेंट जो है हर समय उसको चेंज ना कर सके आसानी से। Constitutional remedy by way of an application directly to Supreme Court under Article 32। तो आर्टिकल 32 में हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि इसमें संविधान ने इसके लिए समाधान दिया, अगर कोई वायलेट करता है तो उसमें कैसे आप उसको उस वायलेशन को रोक सकते हैं, उसके अगेंस्ट पेनल्टी कर सकते हैं, वो सारा कुछ संविधान ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक नागरिक जो है उसको इन्फोर्स करवा सकता है। लेकिन ये जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में दिया गया है। ऑर्डिनरी राइट्स के केस में जैसे मैंने कहा, हमने पहले देखा, इसको जो है ऑर्डिनरी लॉ जो हमारा पार्लियामेंट जो है, हमारा जो लेजिस्लेचर है, वो उसको बनाता है, उसी के हिसाब से वो इन्फोर्स होता है। तो इन्फोर्समेंट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इन्फोर्समेंट कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको बताता है, और काफी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है। ऑर्डिनरी राइट्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू वोट हो गया, और फंडामेंटल राइट्स हम आगे देखेंगे इसमें। तो पार्ट 3, जैसे मैंने कहा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, कुछ आर्टिकल्स है यहाँ पर। ये बेसिकली पार्ट 3 जो आपका
11-12 आर्टिकल से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ये बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स ग्रुप किया गया, फंडामेंटल राइट्स को जो 6 पार्ट में ग्रुप किया गया है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 टू 18 में है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 90 टू 202। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 2 राइट्स हैं 23-24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आपका 25 से 28 तक है, 4 राइट्स। कल्चर एजुकेशनल राइट्स में 2 आर्टिकल है 29-30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो हमने देखा अभी, जो कैसे इन्फोर्समेंट का कितना राइट है, वो है आर्टिकल 32 में दिया गया। तो ये बेसिकली इसको हम एक एक करके आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो पहला जिसमें हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में, वो है आर्टिकल 14 टू 18 में जो राइट टू इक्वलिटी का है। इसमें क्या है बेसिकली, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, तो ये 5 जो है आपका राइट्स इसमें कोडिफाई किए गए हैं। इसमें एक राइट टू इक्वलिटी का एक ग्रुप बनाया गया है। आर्टिकल 14 में क्या है आपका, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कानून के सामने सभी बराबर है, सभी को समान जो प्रोटेक्शन कानून देता है। दूसरा है आर्टिकल 15, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन आधार पर, किसी के धर्म, जाति, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, सेक्स के आधार पे, और कहीं जन्म जहां लेता है उसके आधार पर आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किसी को स्टेट जो है गवर्नमेंट उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। किसी पॉलिसी मेकिंग में, किसी लॉ में इस चीज को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्या बताता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का सबको समान अधिकार है। मतलब कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ नौकरी करना चाहते हैं, उस केस में अपॉर्चुनिटी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में वो समान अधिकार सबको दिया जाता है। इस केस में उसमें भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कुछ ग्राउंड्स पे। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इस प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी जो हमारे बहुत समय से चली आ रही है, हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में था, तो उस चीज को जो है ये प्रोहिबिट करता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा इस पे काफी जोर दिया गया, अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए में, जो छुआछूत का जो हमारे देश में था पहले से। इसको अपन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एबोलिशन ऑफ टाइटिल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो टाइटिल्स जो पहले होता था कि राजा लगाते थे, सर लगाया जाता था राजा, उसके अलावा और भी होते टाइटिल्स होते थे, उनको जो नोबल्स जो होते थे टाइटिल, वो टाइटिल को हटा दिया गया। क्यों? ताकि जो सभी लोग समान है, सभी जनता जो सिटीजन्स एक समान है, तो किसी को कोई टाइटिल से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं को राजा सर अगर आप लगाएंगे उसके आगे तो वो डिफ्रेंशिएट होता है एक तरह से, तो वो नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जो राइट्स, दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। तो हमारे कल्चर के लिए, हमारे देश के लिए और भी इम्पोर्टेंट था ये राइट्स, राइट टू इक्वलिटी। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी, आपने देखा पढ़ा ब्रिटिश इंडिया के समय में या उसके पहले जो राजा के समय में, जो हमारे में इक्वल एक्सेस नहीं था। इक्वल एक्सेस अगर हम कर ले, अगर कुआं का भी है या फिर कुछ जगह का, रोड का, पब्लिक रोड का इक्वल एक्सेस नहीं था। आप देखेंगे एक शहर अगर बनता था तो वहां पे कोने में अगर जो दलित और दूसरे समाज थे उनको एक अलग दिया जाता था। कुछ एरिया में एक न वैश्य समाज को दिया जाएगा, कुछ में क्षत्रिय रहेंगे सिर्फ। तो ये ऐसे करके डिफरेंशिएशन होता था, इक्वल एक्सेस नहीं था सभी को। राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड्स फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरीवन बिफोर लॉ। तो सभी को जो है इक्वल ट्रीटमेंट होगा, कानून के सामने सभी बराबर है। इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सभी को यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट टू ऑल इन ऑल रेस्पेक्ट, ऐसा नहीं है, हर रेस्पेक्ट में नहीं, बल्कि अगर कोई एक समान समान तरीके से प्लेस्ड है। मान लीजिए अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो मान लीजिए कोई अगर 2 डॉक्टर है तो दोनों के लिए एक डॉक्टरी का वो जो कानून है वो एक समान होगा। किसी के लिए अगर कोई चोरी का है वो समान एक होगा। मतलब कि ऑल पर्सन सिमिलरली सर्कमस्टांसेस शैल बी ट्रीटेड अलाइक। तो जो आदमी अगर जो है एक समान सिचुएशन में दोनों पे एक समान कानून लगेगा। लेकिन अगर सिचुएशन अलग अलग है तो कानून भी उस हिसाब से, जो कानून होगा उस हिसाब से लगेगा। इसके अलावा राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 15 में आपका इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेज। जैसे मैंने कहा इक्वल एक्सेस पहले नहीं था, जैसे दुकान का, होटल का, वेल कुएं का, बाथिंग घाट्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, ये पहले हमारे समय में, हमारे सोसाइटी में नहीं था। कुछ लोगों को है ना इसमें इजाजत नहीं थी यहाँ जाने की, कुछ लोगों को कुछ टाइमिंग बना हुआ था, इस तरह से था। अभी जो क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया गया है। किसी को इस कुछ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर आप उसको मना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे आप मत जाइए या यहाँ पे आपके लिए रोक है। इस ग्राउंड पे ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस ग्राउंड पे आप किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। किसी को एक है ना कॉमन पब्लिक वेल है, पब्लिक कुआं है, पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप है, पब्लिक बाथिंग घाट्स जो है, होटल्स हैं, यहाँ पे आप रोक नहीं सकते हैं कि भाई उसका सेक्स अलग है,
कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, इस बेसिस पर। तो इसके अलावा जो आपका यहाँ पर है, इट ऑल्सो प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द एबव मेंशन बेसिस। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब है जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो हो गया, उसमें भी इन बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। किन बेसिस पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे। उसके अलावा 17 हमने देखा अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, और 18 में स्टेट किसी को, यानी सरकार, गवर्नमेंट जो है, कोई भी राइट्स, कोई टाइटल नहीं दे सकती है एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो मिलिट्री एकेडमिक अभी हम देखते हैं, जैसे कि एकेडमिक में आप कह सकते हैं डॉक्टर का टाइटल होता है, पीएचडी अगर आपने किया या डॉक्टरेट किया है। मिलिट्री में आपका होता है टाइटल, जैसे कि कमांडर हो गया आपका, जो भी आपका होता है कि कर्नल हो गया आपके। तो ये सब जो टाइटल है, तो ये मिलिट्री एकेडमिक टाइटल को छोड़ करके अब बाकी आपको टाइटल सरकार नहीं दे सकती किसी को। तो जैसे हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शंस इसमें दिए गए हैं राइट टू इक्वलिटी में। जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो उनके टर्म, जब जो ऑफिस में है टर्म के समय में, वो इक्वलिटी ऑफ लॉ के एक्सेप्शन है, उनको उनकी आपको कार्रवाई नहीं हो सकती है उनके ऑफिशियल काम को लेकर के। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसे इनिशिएट नहीं कर सकते हैं आप। तो ये सब चीजें हैं, ताकि ये इसलिए कहा था ताकि वो खुले मन से, खुले तरीके से वो काम कर सके बिना किसी दबाव के। उसी तरह से फॉरेन जो रूलर्स हैं हमारे यहाँ पे, एम्बेसडर जो होते हैं हमारे, डिप्लोमेट्स जो दूसरे दूसरे देश के, उनको भी इम्यूनिटी है यहाँ के कानून से। अगर वो कुछ गलत करते हैं, वैसा हमारे देश का कानून उल्लंघन करते हैं, तो उनको वापस भेजा जाता है वहाँ पे। उनकी सरकार को से परमिशन लेकर ही आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, जहाँ के वो सिटीजन है। इसी तरह एमपी एमएलए जो हमारे प्रतिनिधि है, उनको भी अगर वो पार्लियामेंट में कुछ कमेटी में कुछ कहते हैं, कुछ वोट डालते हैं, उसके बेसिस पर आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो वनरेबल सेक्शन है, जैसे सिटीजन, चिल्ड्रन हो गए, वीमेन हो गई, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हो गए, तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, कि ये जो पिछड़े रह गए हैं, इनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार स्पेशल स्कीम दे सकती है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि यहाँ भेदभाव हो रहा है भाई, क्योंकि किसी को आप स्पेशल स्कीम दे रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दूसरी तरफ आप किसी को बढ़ावा, स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी बहुत सालों से पिछड़े रह गए हैं, ये इनको एक समान अधिकार, समान प्लेटफॉर्म देने के लिए इन पे कुछ स्पेशल स्कीम, इनको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। जैसे कि आपका हो गया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आप देखते हैं एडमिशन में, स्कूल्स में, कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसके अलावा जॉब्स में भी। तो ये रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि जो है, जो पीछे रह गए हैं जो लोग, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ताकि वो एक समान अवसर पे आ सके जो पीछे रह गए थे। उसके अलावा नेशनल अवार्ड जो सरकार देती है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये इसको टाइटल नहीं माना गया है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। तो इसको ये भी मना है कि आप इसका अपने नाम के आगे या पीछे आप इसको नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इसको नाम के आगे या पीछे लगाएंगे, तो उस केस में आपसे ये टाइटल छीन लिया जा सकता है। तो इसको टाइटल का दर्जा नहीं दिया गया है, बेसिकली एक अवार्ड है, सरकार अवार्ड एक तरह से दे रही है आपके सर्विस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पहला पार्ट, चैप्टर सेकंड का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का तुरंत आ जाए। और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। और अगला पार्ट हम जल्दी इसको अपलोड करेंगे, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।